नमस्कार, सिटी फोकस न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के 5 जिलों पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा में शनिवार को एक साथ आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल आयोजित। मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस लेंगे भाग। आईपीएल की तर्ज पर पटना में होगा बीपीएल। बिहार के शहरों के नाम पर होगी 6 टीमें। वैभव सूर्यवंशी भी खेलेंगे। 1 से 25 जून तक होगा मुकाबला। 11 मई से शुरू करेगी जनसुराज पार्टी भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के 3 करोड़ प्रवासी वोटरों पर बीजेपी की नजर। पार्टी दफ्तर में बैठक कर रणनीति तैयार। भागलपुर के नवगछिया में रविवार को कारोबारी की हत्या के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को मृतक के परिजन से की मुलाकात। अब खबर विस्तार से। सीएम हाउस के बाहर बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट पर लाठीचार्ज। पटना में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कैंडिडेट को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। पुलिस पिटाई से कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट्स मंगलवार सुबह सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर सीएम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। सिवान से आई कैंडिडेट दीपा सिंह ने कहा, नीतीश सरकार के राज में हम लोगों को लाठीचार्ज मिली है। हम लोग बोल रहे हैं या तो रिजल्ट दे दो या फिर फांसी दे दो। 4 महीने से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लाठीचार्ज पर किसने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने कहा, ये निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर उन्हें संरक्षण देती है तथा छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों पर जब मर्जी लाठीचार्ज कर देती है। सभी लोग एकजुट होकर इस बार एनडीए की 20 वर्षों की इस निकम्मी, आवारा और नकारा सरकार को बदलेंगे, यह निश्चित है। मुकेश सहनी ने कहा कि छात्रों का उत्पीड़न, अत्याचार नीतीश कुमार की आदत है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं की बर्बर तरीके से पीटा गया। सरकार की नाकामी छिपाने का यह बड़ा तरीका है। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि देश की राजनीति इतनी असहन वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि देश की राजनीति इतनी असहिष्णु और बेशर्म क्यों हो गई है। बिहार में अभी भी ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। प्रदेश में हर बहाली में गड़बड़ी होती है और यह सब सरकार की सह के बिना कैसे संभव है। भारत पाकिस्तान तानातानी। बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल शाम 7 बजे होगा। ब्लैकआउट। पटना में 80 जगह बजेंगे सायरन। मोबाइल का टॉर्च न जलाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच तानातानी के बीच 7 मई को देश में मॉक ड्रिल की जाएगी। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि बिहार में 6 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना और बेगूसराय शामिल है। बेगूसराय के बरौनी में मॉक ड्रिल होगी। बुधवार शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान बिजली काट दी जाएगी। प्रशासन ने पटना के लोगों से अपील की है कि बिजली कटने के बाद रोशनी का उपयोग न करें। बिजली कटने से पहले शाम 6:58 तक शाम को सायरन बजाया जाएगा। पटना में 80 जगह पर फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियां में सायरन बजाया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि सायरन बजने के 2 मिनट बाद सभी लोग मोमबत्ती और टॉर्च भी बंद कर देंगे। सायरन बजने और ब्लैक आउट होने के दौरान सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को भी वहीं रोक देने की खास अपील की गई है। इस स्थिति में इमरजेंसी सुविधा जैसे एम्बुलेंस को छूट दी गई है। पटना में इस मॉक ड्रिल में 1000 लोग शामिल होंगे जो इसे करवाएंगे। खेलो इंडिया 2025 कबड्डी में बिहार ने गोवा को 74-14 से तो आंध्र प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 43-37 अंक से हराया। राजगीर में चल रहे खेल का महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और असम की टीमों के बीच अलग अलग बालक बालिका वर्ग में मुकाबला हुआ। बिहार बालक वर्ग में गोवा पर धमाकेदार जीत के साथ शुरुआत की। आईजीएमएस और पीएमसीएच में मेंटरशिप कार्यक्रम की होगी शुरुआत। पढ़ाने के साथ रिसर्च पर होगा जोर। आईजीएमएस व पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस 2024
बैच के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोनों मेडिकल कॉलेजों के छात्र छात्राओं को एमबीबीएस के पहले सत्र में रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इसकी जिम्मेदारी कॉलेज के सीनियर शिक्षकों को दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार आईजीआईएमएस के 90 और पीएमसीएच के 120 शिक्षकों को मेंटरशिप कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। पीएमसीएच में 200 और आईजीआईएमएस में 120 एमबीबीएस सीटों पर दाखिला होता है। कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी छात्रों को मेंटर आवंटित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया कि मेंटरशिप कार्यक्रम के महज मेडिकल छात्र छात्राओं को किन विषयों पर रिसर्च करना है, रिसर्च के विषय दिशा के साथ फंड कहां से मिलेगा और मनुष्य पर रिसर्च का असर क्या पड़ेगा, इस पर मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षक के साथ कैसा व्यवहार करना है, किसी मुसीबत में फंसने पर कैसे हल निकालना है, परिवार के साथ कैसे रहें, करियर में कैसे आगे बढ़ें और साथ ही कई तरह के मार्गदर्शन दिए जाते हैं। एनएमसी के निर्देश पर मेंटरशिप कार्यक्रम चल रहा। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से मेडिकल कॉलेज में मेंटरशिप कार्यक्रम को लागू करने का निर्देश दिया है। इसी वजह से शिक्षकों को मेंटर के तौर पर नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 रविवार को ऑफलाइन पेन पेपर मोड पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की गई। एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रिजेश माहेश्वरी ने बताया कि नीट परीक्षा के अब तक के इतिहास में नीट 2025 का पेपर सबसे कठिन आया है। प्रश्न काफी ट्रिकी यानी घुमा फिरा कर पूछे गए थे। स्टूडेंट के लिए हाई स्कोर हासिल करना कठिन होगा। परीक्षा में कोविड के पहले का पेपर पैटर्न लागू किया गया है, ऐसे में कट ऑफ कम रहने की संभावना है। एक्सपर्ट ने बताया कि नीट यूजी रिजल्ट से पहले इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी रहेगी। उम्मीदवारों को इस पर चुनौती दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा। फिर एक्सपर्ट पैनल उनकी समीक्षा करेगा। उसके बाद फाइनल आंसर की तैयारी होगी और उसके बाद आधार पर नीट यूजी रिजल्ट 2025 जारी किया जाएगा। यह अनुमान 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की भागीदारी और 1.27 लाख एमबीबीएस सीटों की उपलब्धता पर आधारित है। पिछले साल की तुलना में इस बार नीट यूजी कट ऑफ में मामूली गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि पेपर की कठिनाई और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ी है। प्रश्नों की संख्या और समय। इस साल पेपर में कुल 180 प्रश्न थे, जो पिछले वर्षों के 200 प्रश्नों से 20 कम थे। इसके साथ ही परीक्षा की अवधि भी 180 मिनट यानी 3 घंटे थी, जो पहले 200 मिनट 3 घंटे 20 मिनट हुआ करती थी। पटना में वज्रपात से दादा पोते और चाचा की मौत। भूसा लोड करने के दौरान हुआ हादसा। बारिश से बचने के लिए ट्रॉली के नीचे बैठे थे सभी। पटना के बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर दियारा में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 लोग दादा पोता और चाचा की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। झुलसे हुए लोगों का बख्तियारपुर सीएचसी में इलाज कराया जा रहा है। ट्रैक्टर के नीचे बैठे थे सभी। दरअसल रामानंद राय दियारा में अपने परिवार के साथ खेत में गेहूं की दमाही कर भूसा लोड कर रहे थे। तभी रात 11 बजे अचानक बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश होने लगी। बारिश होने पर सभी लोग ट्रैक्टर के नीचे बैठ गए। तभी अचानक ट्रैक्टर पर बिजली गिरी। मृतकों की पहचान अबू मोहम्मदपुर निवासी रामानंद राय उम्र 60 साल, सुबोध कुमार उम्र 35 साल, रितेश कुमार के रूप में हुई है। परिजन मनीष कुमार ने बताया कि वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग इस हादसे में झुलस गए हैं। सभी खतरे से बाहर है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। आईपीएल की तर्ज पर पटना में होगा बीपीएल। बिहार के शहरों के नाम पर होगी 6 टीमें। वैभव सूर्यवंशी भी खेलेंगे। 1 से 25 जून तक होगा मुकाबला। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आईपीएल की तर्ज पर बिहार प्रीमियर लीग बीपीएल का भी आयोजन करने जा रही है। यह टी20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट 1 जून से 25 जून 2025 तक होगा। बीसीए ने इस टी20 लीग के लिए फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के इच्छुक व्यक्तियों और कंपनियों के से रुचि पत्र EOI मांगे हैं। इसके लिए कल आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक अपना आवेदन ईमेल के माध्यम से info.bpl@biharcricketAssociation.com पर भेज सकते हैं। 5 करोड़ में बिकेगी एक टीम। यह टूर्नामेंट पटना से ऊर्जा ग्राउंड में होगा, जिसमें 6 टीमें भाग लेंगी। बीपीएल में
टीमों की न्यूनतम बोली राशि प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसमें साफ है कि यह लीग बड़े स्तर पर निवेश और ब्रांडिंग का मौका प्रदान कर रही है। फ्रेंचाइजी को 50 लाख रुपए की ब्याज मुक्त सुरक्षा राशि भी जमा करनी होगी, जो टूर्नामेंट के बाद लौटाई जाएगी। लीग का प्रमुख आकर्षण क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी होंगे, जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी और लोकप्रियता से बीपीएल को दर्शकों का भरपूर साथ मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार ये लीग के ब्रांड एम्बेसडर यानी स्टार खिलाड़ी के रूप में शामिल हो सकते हैं, जिससे टूर्नामेंट की चमक दमक और ज्यादा बढ़ेगी। सांसद पप्पू यादव बोले, नेता अपराधी को लाइसेंस दे सकते हैं तो व्यापारी को देने में पेट में दर्द क्यों होता है। भागलपुर के नवगछिया में रविवार को कारोबारी की हत्या कर दी गई थी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को मृतक के परिजन से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा, यह हत्या किसी अपराधी ने नहीं की है, ये किसी ने अपराधी से करवाया है। जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हत्या करवाने वाले का पता नहीं चलेगा। मैं आग्रह करूंगा कि एसपी से नवगछिया के एसपी से कि भगवान भरोसे नहीं छोड़े। डीएम नेता और अपराधी को लाइसेंस दे सकते हैं तो व्यापारी को लाइसेंस देने में पेट में दर्द क्यों होता है। चोर को लाइसेंस दीजिएगा, ठेकेदार और जमीन माफिया को लाइसेंस दीजिएगा, पर जो अपने परिवार के साथ जीना चाहता है उसे देने में लेट कीजिएगा। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि थाना पुलिस नशे के कारोबार और बालू माफिया से वसूली में लिप्त है। पुलिस बाइक चेकिंग के नाम पर वसूली करती है। इस बीच अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। सांसद ने हत्या की त्वरित जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार नहीं चेती तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। 11 मई से जनसुराज पार्टी शुरू करेगी हस्ताक्षर अभियान। 11 मई से जनसुराज पार्टी शुरू करेगी हस्ताक्षर अभियान। जनसुराज पार्टी जाति जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। उक्त बातें पार्टी के गोपालगंज जिलाध्यक्ष राधा रमन मिश्रा सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जनसुराज के कार्यकर्ता 40,000 से अधिक गांवों में जाकर 2 महीने में इन 3 विषयों पर 1 करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देंगे। इस अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बीघा से करेंगे। जिला सचिव सह जिला डिजिटल मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जनसुराज जाति जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रहा है। हम करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान गोपालगंज विधानसभा चुनाव प्रभारी फुलेश्वर कानू भी उपस्थित रहे। बिहार के 3 करोड़ प्रवासी वोटरों पर बीजेपी की नजर, पार्टी दफ्तर में बैठकर रणनीति तैयार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सत्ता पक्ष समेत विपक्षी गठबंधन भी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटा है। चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। करीब 3 करोड़ बिहार के प्रवासी वोटरों पर एनडीए की नजर है। इसी को लेकर मंगलवार को पटना बीजेपी दफ्तर में बैठक आयोजित की गई। प्रवासी वोटरों को साधने के लिए रणनीति। इस मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग व दुष्यंत गौतम, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। प्रवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। देश भर से करीब 3 करोड़ बिहार के प्रवासी वोटर हैं, उनसे संपर्क साधा जाएगा। बिहार आने मतदान करने की अपील की जाएगी। करीब 150 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। सारण डीएम के नाम से बना फर्जी फेसबुक अकाउंट, फर्नीचर बेचने का झांसा देकर ठगी की कोशिश। जिला अधिकारियों ने स्क्रीनशॉट शेयर कर जनता को किया सतर्क। सारण में साइबर अपराधी ने जिलाधिकारी अमर सारण डीएम के नाम से बना फर्जी फेसबुक अकाउंट, फर्नीचर बेचने का झांसा देकर ठगी की कोशिश। जिलाधिकारी ने स्क्रीनशॉट शेयर कर जनता को किया सतर्क। सारण में साइबर अपराधियों ने जिलाधिकारी अमन समीर के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया है। अपराधी इस अकाउंट से लोगों को फर्नीचर और अन्य सामान बेचने का झांसा दे रहे हैं। डीएम अमन समीर को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने साइबर
थाना को जांच कर निर्देश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर जनता को सतर्क रहने की अपील की है। डीएम ने लोगों से कहा है कि उनके नाम से बनी किसी भी फर्जी प्रोफाइल पर विश्वास न करें। पटना में अपराध की प्लानिंग करते 4 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। एसटीएफ की सूचना पर पुलिस का एक्शन, हथियार, कारतूस और मोबाइल बरामद। पटना सिटी के अगम कुआं थाने की पुलिस ने सोमवार रात 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ से मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पटना सिटी के एसडीपीओ अखिलेश झा ने बताया कि मेहदीगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर अखाड़ा के पास से अपराधियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराधियों में छोटू उर्फ आशिक उर्फ छोटे सरकार, जिसका उम्र 23 साल, सोहित कुमार उम्र 19 साल, राजू कुमार उम्र 22 साल और रवि रंजन उर्फ गोलू उम्र 25 साल शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। राजू कुमार नालंदा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी सभी अपराधियों के खिलाफ पटना और आसपास के थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी। एसटीएफ मेहदीगंज थाना और अगमकुआं थाना की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है। नीट फर्जीवाड़े में डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट सहित 3 गिरफ्तार। 10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी हुई थी डील। 1.5 लाख रुपए तक का लिया गया था एडवांस। नीट में फर्जीवाड़ा करने वाले बेगूसराय जेल के सरकारी डॉक्टर रंजीत और डीएमसीएच में सफाई कर्मी रहे दरभंगा निवासी सेटर राम बाबू मल्लिक को पुलिस ने समस्तीपुर और अररिया से गिरफ्तार किया है। टेलीग्राम पर नीट पेपर लीक नाम से ग्रुप बनाकर ठगी करने वाले पैथोलॉजिस्ट फैज को भी पुलिस ने दबोचा है। फैज 6 अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र पहले देने के नाम पर पैसा ले चुका था। पुलिस इस मामले में बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस की अलग अलग टीम इन तीनों के अलावा 7 से 8 लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई जानकारियां पुलिस को मिली है। जांच में यह बात सामने निकल कर आई है कि रंजीत और राम बाबू ने सभी से 10-10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी रेट तय किया था। एडवांस के रूप में सभी से 1 से 1.5 लाख रुपए लिया था। बाकी पैसा रिजल्ट आने के बाद देना तय हुआ था। वहीं स्कॉलर को 4 लाख में डील किया गया था। बहन को मायके में रखने पर जीजा ने की सगे साले की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर से मंगलवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक का शव उनके ही घर के कमरे से बरामद किया गया है। मृत युवक के शरीर पर चोट के कई सारे निशान भी पाए गए। मृतक की पहचान बब्बन कुमार उम्र 33 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह एक हत्या है। मृतक के ही अपने सगे जीजा ने किया है और मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी जीजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी जीजा की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है। रेलवे विभाग ने जारी किया अधिसूचना। लालकुआं में कोलकाता के बीच थावे होकर चलेगी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। रेलवे ने लालकुआं से छपरा होते हुए कोलकाता आने जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष सुविधा दी है। इन यात्रियों के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। 05060/05059 लालकुआं कोलकाता लालकुआं स्पेशल ट्रेन कप्तानगंज पड़रौना तमकुही रोड थावे छपरा सिवान होते हुए कोलकाता तक चलेगी। यह ट्रेन लालकुआं से 15 मई से 26 जून तक प्रत्येक गुरुवार को तथा कोलकाता से 17 मई से 28 जून तक प्रत्येक शनिवार को 7 फेरों के लिए चलेगा। 05060 लालकुआं कोलकाता ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी 15 मई को लालकुआं से 13:35 बजे प्रस्थान करेगी और किच्छा से 13:57 बजे, भोजपुर से 15:10 बजे, पीलीभीत से 16 बजे, पूरनपुर से 17:05 बजे, मेलानी से 18:30 बजे, गोकरनाथ से 18:55 बजे, गोरखपुर से 2:15 बजे, कप्तानगंज से 3:02 बजे, पड़रौना से 4:02 बजे, तमकुही रोड से 4:52 बजे, थावे से
बजे, सिवान से 6:55 होकर आसनसोल से 19:47 दुर्गापुर से 20:19 बर्धमान से 21:33 बैंडेल से 22:25 तथा नेहाटी से 22:55 छूटकर कोलकाता 23:55 पहुंचेगी। वहीं 05:05 कोलकाता से 17 मई को 5 बजे प्रस्थान करेगी और नेहाटी से 5:50 बैंडल से 6:17 वर्धमान से 7:35 दुर्गापुर से 8:38 आसनसोल से 9:13 चितरंजन से 9:38 छपरा से 21:40 सिवान से 22:35 थावे से 23:20 तमकुही रोड से 23:55 दूसरे दिन पड़रौना से 12 बजे, कप्तानगंज से 1:32 गोरखपुर से 2:45 लाल कुआं से 15:45 पहुंचेगी। पप्पू यादव ने कर दिया ऐलान, बताया कितनी सीट चाहिए, महागठबंधन में होगा खेला। बिहार में इस साल होने वाले चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। सभी पार्टियां रणनीति दुरुस्त करने में जुटी है। एनडीए का कुनबा एक और जहां एकजुट नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में रह रहकर कोई ना कोई नेता ऐसे बयान दे देता है जिसके बाद से सवाल उठने लगता है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर दावा किया है कि महागठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में कांग्रेस फिर अपनी जमीन को मजबूत करेगी। बिहार की जनता कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन पर भरोसा करेगी। सीमेंट की बोरियों में छुपाकर रखा 177 लीटर शराब, जब्त धंधेबाज गिरफ्तार। मरंगा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर ट्रैक्टर में लोड सीमेंट की बोरियों में छुपाकर रखे 177 लीटर विदेशी शराब बरामद कर लिया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को मरंगा थाना अपर थानाध्यक्ष विष्णुकांत को सूचना मिली कि ग्राम सतकुदरिया में बबलू मल्लिक के घर के पास एक ट्रैक्टर में विदेशी शराब लदा हुआ है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस दल जब सतकुदरिया स्थित बबलू मल्लिक के घर के पास पहुंची तो 2-3 व्यक्ति पुलिस को देखकर ट्रैक्टर के पास से भागने लगे, जिसमें से एक व्यक्ति को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए गए व्यक्ति के नाम पूछने पर उसने अपना नाम बबलू मलिक साकिन सतकुदरिया बताया। इसके बाद पकड़ाए गए व्यक्ति एक ट्रैक्टर की तलाशी ली गई तो ट्रैक्टर पर लदे सीमेंट की बोरियों में छुपा कर रखा हुआ कुल 177 लीटर विदेशी शराब एवं एक बाइक बरामद किया गया। बरामद विदेशी शराब, बाइक एवं ट्रैक्टर को जब्त करते हुए अभियुक्ति बबलू मलिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, जबकि अन्य अभियुक्तियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। श्रीनगर जलालगढ़ सड़क में घटिया कार्य की शिकायत पर जेई व एई से शो कॉज, 3 सदस्यीय जांच की टीम की गठित। श्रीनगर से जलालगढ़ सड़क निर्माण में घटिया कार्य की शिकायत पर डीएम कुंदन कुमार ने संबंधित कनी और सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही साथ सदर एसडीओ सदर पार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर मामले की जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने जिले में चल रहे आधारभूत संरचना निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सभी विभागों के कार्यपालक अभियंता मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि निर्माण कार्य तय मानकों और गुणवत्ता के अनुसार पूरे हो। डीएम ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की जांच जिला विजिलेंस टीम करेगी। छापेमारी में घटिया निर्माण या अनियमितता मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ आम जनता को मिले, यह सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में डीएम ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों का नियमित स्थलीय निरीक्षण करें। कहीं भी घटिया सामग्री या मानकों से कम कर कार्य मिला तो संबंधित संवेदक कनी अभियंता और सहायक अभियंता पर कार्रवाई होगी। लापरवाही पर कार्यपालक अभियंता पर भी विभागीय अनुशंसा होगी। इस साल प्री मानसून में अब तक 76.4 मिमी की बारिश। पूर्णिया मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार इस साल प्री मानसून सीजन में अब तक 76.4 मिमी की बारिश हुई है, जिसमें मार्च महीने में 15.8 मिमी व अप्रैल महीने में 60.9 मिमी की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में प्री मानसून सीजन में 239.2 मिमी की बारिश दर्ज की गई थी, जिसमें मार्च महीने में 47.7 मिमी, अप्रैल में 00 मिमी और मई में 191.5 मिमी बारिश हुई।
16 को होगा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम। शहीद जवानों के परिवारों की मदद के लिए 16 मई को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का नाम एक शाम शहीदों के नाम रखा गया है। आयोजन सुमृत उच्च विद्यालय में शाम 5 बजे से शुरू होगा। इसमें देशभक्ति गीत, शास्त्रीय संगीत और गजल की प्रस्तुति दी जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी चंद किशोर सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम शहीद सैनिकों को समर्पित रहेगा। पटना में आयुष्मान भारत योजना से 19 अस्पतालों को जोड़ा गया। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बैठक की। जिला शिकायत निवारण समिति और जिला कार्यकारिणी परिषद की बैठक की गई। कुल 21 अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 19 को सूचीबद्ध किया गया। 2 अस्पतालों का आवेदन मापदंड पूरा नहीं करने पर रद्द कर दिया गया। सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारी लोग इलाज करा सकेंगे। पटना पहुंची 14 पिंक बस। महिलाएं मई के अंतिम सप्ताह से करेंगी सफर। महिलाओं के लिए 14 पिंक बस पटना पहुंच चुकी है। इसी सप्ताह 6 और बस आएगी। राज्य के अन्य जिलों में करीब 20 पिंक बसों का संचालन किया जाएगा। पटना को 10 बस मिलेगी। परिवहन निगम के डिपो में बसों को रखा गया है। इन बसों में महिलाओं को सफर करने की छूट है। शहर में चलाने के लिए बसों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद परमिट प्रक्रिया शुरू होगी। मई के अंतिम सप्ताह महिलाएं पिंक बस में सफर करेगी। पिंक बस में सफर करने के लिए मंथली पास बनेगा। वहीं सामान्य बस के तुलना में मंथली पास और टिकट का शुल्क कम होगा। इसका फायदा हर दिन सफर करने वाली महिलाओं को मिलेगी। अभी फाइनल दर नहीं आया है। निवेश का झांसा देकर 72,000 की कर ली ठगी। साइबर अपराधियों ने वर्क फ्रॉम होम का झांसा दिया और निवेश करने के नाम पर राधेश्याम से 72,000 रुपए की ठगी कर ली। राधेश्याम कंकड़बाग में रहते हैं। इस बाबत उन्होंने साइबर सेल में लिखित शिकायत की है। वर्क फ्रॉम होम के तहत गूगल पर होटलों का रिव्यू लिखने का टास्क दिया गया और एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया। राधेश्याम ने टास्क पूरा किया तो उन्हें मुनाफे के तहत कुछ रकम मिली। इसके बाद उन्होंने निवेश करने पर काफी मुनाफा होने का झांसा दिया गया। उन्होंने 1,000 का निवेश किया तो उन्हें 1429 रुपए मिले। इसके बाद उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में 72,000 रुपए का निवेश कर दिया। उसके बाद साइबर अपराधी ने मोबाइल और अपना सोशल अकाउंट बंद कर दिया। 1.5 माह बाद फिर बच्चों की थाली में मिलने लगा अंडा। अब सरकारी स्कूल और मदरसों में मध्याह्न भोजन में बच्चों को अंडा परोसा जाएगा। बर्ड फ्लू के कारण 1.5 माह से बंद अंडा वितरण शुक्रवार से फिर शुरू हो गया है। डीपीओ शशि चंदन चौधरी ने बताया कि पहले हर शुक्रवार को एमडीएम में बच्चों को अंडा दिया जाता था। 12 मार्च से बर्ड फ्लू के चलते केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की सलाह पर एमडीएम में अंडा देना बंद कर दिया गया था। उस दिन से बच्चों को एमडीएम में अंडे की जगह से मौसमी फल दिए जा रहे थे। अब बर्ड फ्लू खत्म हो गया है। सभी स्कूलों और मदरसों के प्रधानाध्यापकों व साधन सेवियों की इसकी जानकारी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि बच्चों को एमडीएम में अंडा देना शुरू कर दिया गया है। जनसुराज पार्टी 11 को नीतीश कुमार के गांव से शुरू करेगा आंदोलन। कार्यकर्ता 40,000 से अधिक गांव में जाएंगे। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 मई को सीएम नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बाबत जनसुराज के मधेपुरा जिला अध्यक्ष दीप नारायण यादव ने कहा कि 11 मई से जनसुराज के कार्यकर्ता 40,000 से अधिक गाँवों में जाएंगे और 2 महीनों में इन 3 विषयों पर 1 करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देंगे। इस अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बीघा से करेंगे। बिहार के 5 जिलों पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा में आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य संभावित भूकंप, बाढ़ या अन्य आपदा स्थिति में प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करना होता है। इस मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस बल ज्यादा से ज्यादा भाग लेते हैं। पूर्णिया के गांधी मैदान, कटिहार रेलवे स्टेशन, किशनगंज कॉलेज मैदान, अररिया सदर अस्पताल और मधेपुरा बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थलों पर मॉक सिचुएशन बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास कराया जाएगा। पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि यह अभ्यास आम जनता और प्रशासन दोनों के लिए जरूरी है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में कम से कम जान माल की हानि न हो। उन्होंने कहा कि ड्रिल
के दौरान तकनीकी कमियों की पहचान की गई है और सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान आम जनता को भी जागरूक किया गया है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित स्थानों की जानकारी दी गई और हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए हैं। कटिहार, किशनगंज और अररिया में भी मॉक ड्रिल के दौरान जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी देखी गई। सभी जिलों से रिपोर्ट उच्च स्तरीय समीक्षा के लिए राज्य मुख्यालय भेजी गई है। मॉक ड्रिल एक पूर्वाभ्यास प्रैक्टिस एक्सरसाइज होता है जिसका उद्देश्य किसी आपदा, दुर्घटना या संकट की स्थिति में त्वरित और सही प्रक्रिया देना सीखना होता है। मॉक ड्रिल, आइए थोड़ा सा जानते हैं मॉक ड्रिल क्या होता है। दरअसल मॉक ड्रिल यानी काल्पनिक मॉक स्थिति में ड्रिल अभ्यास कराना, यह एक तरह की फर्जी आपात स्थिति बनाई जाती है, जैसे भूकंप आ गया हो, आग लग गया हो, बाढ़ या किसी इमारत में बम की सूचना हो। इस दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियां, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, दमकल आदि मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं जैसे वो असली आपदा में करेंगे। मॉक ड्रिल के खास तौर पे जो उद्देश्य होते हैं, तैयारी की जांच करना, अगर कोई आपदा आए तो सिस्टम कितना तैयार है, कमियों को पहचानना, किन विभागों में देर हो रही है, कौन सी सुविधा कमजोर है, जनता को जागरूक करना, लोग समझे कि आपदा के समय कैसे सुरक्षित रहना है, तालमेल सुधारना, प्रशासन, पुलिस और राहत दल के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना। उदाहरण के तौर पर अगर स्कूल में मॉक ड्रिल हो रहा हो तो घंटी बजाकर बताया जाएगा कि आग लग गई है, बच्चे लाइन से बाहर निकलेंगे, फायर ब्रिगेड आएगी, फर्स्ट एड टीम एक्टिव रहेगी।